नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। संसद से सड़क तक इस समय बीजेपी घिरी हुई है और पहले से ज्यादा गिरी हुई भी नजर आ रही है। आप जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आज राहुल गांधी का काफिला बिहार से फिर से पश्चिम बंगाल पहुंचा है। आप याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल से राहुल गांधी पहले असम थे, असम से पश्चिम बंगाल पहुंचे, पश्चिम बंगाल से राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, 2 दिन बिहार में रहे और बिहार से अब ठीक आज ही के दिन वो पहुंचे हैं फिर से पश्चिम बंगाल। और दोनों ही राज्यों में यानी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमाओं पर राहुल गांधी के काफिले पर हमले की खबरें आई। राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा आज टूटा, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि यह किसी ने गलत इरादों से किया है। हालांकि पहले इस बारे में यह भी कहा गया कि किसी और वजह से गाड़ी का शीशा टूटा है। इस पर आज जयराम रमेश ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, जयराम रमेश और कन्हैया कुमार, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखिए गाड़ी का शीशा पीछे जो है वो टूटा हुआ है। और कन्हैया कुमार और जयराम रमेश से पत्रकारों ने पूछा तो जयराम रमेश ने भी ये कहा कि कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया था, वो जवाब भी थोड़ी देर में आपको हम सुनाएंगे। लेकिन इस बार राहुल गांधी की यात्रा में शुरू से जितने अड़ंगे लगाए जा रहे हैं उसे देखते हुए माना जा सकता है कि राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश कोई भी बड़ी साजिश का हिस्सा आज की घटना हो सकती है। वैसे राहुल की कार पर अगर किसी ने पत्थर चलाया भी है तो उसे याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी ने 1 साल पहले श्रीनगर में अपनी पहली पदयात्रा को खत्म करते हुए कहा था कि अगर उन पर कोई हमला होता है और उनकी टी शर्ट सफेद से लाल हो जाती है तब भी वे डरेंगे नहीं। चलिए जरा साल भर पहले चलते हैं, याद कीजिए आज की तारीख कौन सी है। आज 31 तारीख है और ठीक आज ही के दिन राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपनी यात्रा समाप्त की थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली यात्रा, ठीक आज ही के दिन राहुल गांधी ने श्रीनगर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में जहां ये भाषण दे रहे हैं और वहां उन्होंने कहा था कि मेरी सफेद शर्ट जो टी शर्ट जो है वो अगर लाल भी हो जाए तब भी मैं डरूंगा नहीं। सुन लेते हैं इनको। और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। ये इसलिए यहां आज की तारीख में, क्योंकि आज ही की तारीख में राहुल गांधी ने यह भाषण दिया था और आज की ही तारीख में उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए। गाड़ी का जो शीशा तोड़ा गया तो उसके बाद पत्रकारों ने पूछा जयराम रमेश से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा यह भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, सुनिए जरा। देखिए, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, पर ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन, तो यहां साफ साफ कह रहे हैं जयराम रमेश कि इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी। और दूसरी तरफ आपने देख लिया, सुन लिया, राहुल गांधी को डरो मत का नारा देते हुए ही राहुल गांधी इस बार भी यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी निडरता से बीजेपी डरी हुई दिख रही है। आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम संसद सत्र शुरू हो गया है। कल मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इससे पहले संसद के इस अंतिम सत्र की शुरुआत, बजट सत्र की शुरुआत में भी मोदी जी ने अपने विरोधियों पर तंज कसने से वो बाज नहीं आए और उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण जैसे भारी भरकम शब्दों के साथ विपक्ष की आलोचना की। आइए सुन लेते हैं मोदी जी को क्या कुछ कह रहे हैं। लोकतंत्र का चीरहरण मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। तो सुन रहे थे आप, सीधा सीधा हुड़दंग हो हल्ला, लोकतंत्र का चीरहरण। तो बजट सत्र से पहले मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले मंथन करें और हंगामा करने वालों को याद नहीं रखा जाता। आपको बता दूं कि मोदी ने यह भी कहा है कि देश का बड़ा वर्ग लोकतंत्र प्रेमी है। देश के लोगों के लोकतंत्र प्रेम को मोदी अगर वाकई पहचानते होते तो फिर उनके नेतृत्व में बीजेपी इस तरह काम नहीं करती जो अब कर रही है। आज संसद के नए भवन में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। जी हां, पहली बार इस जो नया संसद भवन है उसमें पहुंची आज राष्ट्रपति महोदय और सत्र की शुरुआत में उनका अभिभाषण हुआ। हर बार होता है, बजट सत्र की शुरुआत होती है, अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, लेकिन इसमें आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जिक्र कर उन्होंने बता दिया कि इस भाषण में मोदी सरकार की तारीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति के भाषण से निराश होकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना, यही
हो सकता है उनको आदेश होगा, तो वही उन्होंने वहां पर अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। मैं बोलूंगा है कि ये अभिभाषण जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा और पूरा पॉलिटिकल था। इसमें कोई एक विजन नहीं था, लोगों को दिशा दिखाने का नहीं था, दलितों को, वंचितों को और ट्राइबल लोगों को उनके लिए क्या करने जा रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं था। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण अंदर हुआ, ये सब में रोजगार का एक शब्द भी नहीं है। तो साफ साफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे घेरते हुए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को और राष्ट्रपति महोदया को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके अलावा लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले मोदी को यह भी याद दिलाया कि कैसे पिछले शीतकालीन सत्र में 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इन सांसदों का कसूर यही था कि वे संसद पर हमले की असली वजह और इस पर सरकार का बयान सुनना चाहते थे। याद होगा, संसद पर हमला न कहें बल्कि यह इतना जरूर था कि संसद के अंदर 2 युवा घुस आए थे और 2 युवा जो हैं वो बाहर थे, 4 लेकिन 7 लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं। 2 जो अंदर दर्शक दीर्घा में आए थे और वहां से घुस आए थे, नीचे कूद पड़े थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और लेकिन बदले में उन्हें संसद से यह बात जो है इसी पर चर्चा हो रही थी और खास बात यह कि जो सांसद, विपक्षी दलों के सांसद थे, वो मांग कर रहे थे कि आखिर इसकी जांच हो, इस पर आकर गृह मंत्री अपना बयान दें, जवाब दें। लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में यह हुआ कि उन विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया। अब यह खबर आ रही है दोस्तों कि संसद में घुस आए आरोपियों को पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उनसे जबरदस्ती विपक्ष के खिलाफ बयान दिलवाना चाहती है। देखिए, पुलिस जो है वो 3rd डिग्री, दिल्ली पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करके जबरदस्ती विपक्ष के खिलाफ बयान दिलवाना चाहती है। ये पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये बात खुद आरोपियों ने अदालत को बताई है और इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट का इशारा कर रही हैं। कल चंडीगढ़ में आपने देख लिया क्या कुछ हुआ। चंडीगढ़ में जिस तरह खुलेआम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को अमान्य करके बीजेपी को मेयर का चुनाव जितवाया गया है, वो ऐसे ही संकट का एक उदाहरण है। राहुल गांधी ने इस पर कल रात ट्वीट करते हुए जो कुछ कहा था उसको एक बार फिर से आपके सामने लाना जरूरी है, रखना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, राहुल गांधी ने कल रात जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन, जी हां, वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। कल की बात है 30 तारीख, और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन दूसरी लाइन, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ करेगी, ये कल्पना से परे है। ये दिल्ली की सत्ता यानी लोकसभा का चुनाव जो अभी आने वाला है, उसके लिए मोदी जी और बीजेपी क्या कुछ करेंगे, ये कल्पना से परे है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार बीजेपी की नैतिक और संवैधानिक गिरावट की ओर देश का ध्यान दिला रहे हैं और इधर इंडिया के बाकी दल भी अब बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए कमर कस चुके हैं। नीतीश कुमार ने तो पलटी मार ली है, लेकिन 10 फरवरी को जब विधानसभा सत्र में उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, तो क्या उसमें बीजेपी और जेडीयू के लिए बाजी पलट जाएगी? यहां हम लिख भी रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। जो हम लिख रहे हैं इस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो पलट जाएगी और इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कयास यही लग रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी की मजबूती के आगे शायद बीजेपी बाजी बचा न पाए, यानी नीतीश कुमार का सियासी भविष्य अगले 10 दिनों में तय हो सकता है।
वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन पर ईडी का दबाव खास असर नहीं दिखा रहा है। हेमंत सोरेन ने खतरे को भांप लिया है और कहा जा रहा है कि वे अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। सोरेन ने आज ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची में SC/ST थाना में FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी को जब वो रांची पहुंचे, यानी कल जब वो रांची पहुंचे, तब मीडिया के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि ईडी के अधिकारियों ने उनको और उनके समाज को परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और उनके आवास पर छापेमारी की। तो दिल्ली से लेकर झारखंड तक, बिहार से बंगाल तक, संसद से सड़क तक बीजेपी कहीं भी खुला खेल खेलने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत इंडिया के दल उसे पूरी ताकत से रोक रहे हैं। इसमें जनता को भी नजर आ रहा है कि कौन सत्ता का कैसे दुरुपयोग कर रहा है। संसद से सड़क तक चल रहे संघर्ष में क्या होगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी सड़क पे हैं। राहुल गांधी जब आज बिहार से निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा और बंगाल पहुंचे तो क्या कुछ कहा, ये दो छोटी छोटी बाइट आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। और इसी बीच राहुल गांधी की गाड़ी पे, कार पे पिछला जो शीशा है उसको तोड़ा गया। क्या वो शीशा रस्सी से लग जाने से टूट गया, एक महिला जैसा कि कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है, या यहां जो कह रहे थे जयराम रमेश, उनकी बात मानी जाए? किनकी बात मानी जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। और यही हमारा देश जो है नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का, भाईचारे का देश है। और इसीलिए हमने ये न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक न्याय यात्रा शुरू की है। इसमें मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे जरूरी बात जो भाईचारे की बात है, कोई भी देश बिना भाईचारे के प्रगति नहीं कर सकता। मोहब्बत के बिना कोई देश आगे नहीं जा सकता है। और बीजेपी और RSS के लोग देश में नफरत फैलाते जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उनके सामने खड़ा है और हम उनको नफरत नहीं फैलाने देंगे। आप सब आए, आखिरी बात। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी की ये भीड़ देखिए, तस्वीर देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़, कितना उत्साह है लोगों के बीच राहुल गांधी की एक झलक पाने को, उनके 2 शब्द सुनने को। साफ साफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड इसी स्क्रीन पर। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितना समर्थन है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जब मालदा पहुंचे, पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो वहां पर समापन भाषण में क्या कुछ कहा है उसका भी एक अंश आपके सामने पेश करते हैं और सीधे चर्चा में चलेंगे। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, वरिष्ठ साथी, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। ये पहुंच गए हैं मालदा, वहां पर क्या कुछ करें। अब भी इस कार्यक्रम के शुरुआत के थोड़ी देर पहले राहुल ने अपने भाषण को खत्म किया, सुनिए जरा। हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। बीजेपी RSS के लोग देश में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाने की काम करते हैं। मीडिया का पूरा कंट्रोल है। तो हमने सोचा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल के देश को मोहब्बत का मैसेज दें। और पिछली यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और यही हमारी कोशिश है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश नफरत से, हिंसा से प्रगति नहीं कर सकता है। देश मोहब्बत, इज्जत और भाईचारे से प्रगति कर सकता है। काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा कर दी, मगर बंगाल का, असम का, बाकी स्टेट्स का क्या होगा?
और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपको मणिपुर से महाराष्ट्र की भी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात थी, सही सोच थी, इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की। मणिपुर से महाराष्ट्र मुझे घूमना। तो राहुल गांधी साफ यहां दिखाई दे रहा है कि इस जो उनका समर्थन, जन समर्थन उनको मिल रहा है, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके काफिले पर और उनकी ही कार पर अगर किसी भी रूप में अगर हमला होता है, उनकी गाड़ी का शीशा अगर टूटता है, तोड़ा जाता है, तो इसके क्या मायने हैं। लेकिन चलिए, संसद से सड़क तक चल रहे इस संघर्ष में क्या होगा, देश का सियासी हाल, इस पर चर्चा करते हैं। और कैसे बचेगा लोकतंत्र। सबसे बड़ी बात कि क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, संसद से सड़क तक कैसे घिर गई है बीजेपी, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। संसद में भी आप थे और सड़क को भी आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आज संसद की गतिविधियों को। और जिस समय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे विपक्ष ने कैसे लोकतंत्र का चीरहरण कर लिया है, वो उस समय, उस वक्त भी आप मौजूद थे। वहां से लेकर राहुल गांधी का शीशा टूटने तक और उसके बाद जो कुछ हुआ, क्योंकि चर्चा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा उधर भी चलेंगे हम, बिहार में भी नीतीश कुमार कैसे पलटी मार सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआती कमेंट आपका इन तमाम मसलों पे। तारीख में कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हुड़दंग, तो वो ये भूल गए कि हुड़दंग तो यूपीए के टाइम में 10 साल पूरा भाजपा के सांसदों ने किया, और पूरे 10 साल यूपीए के समय में संसद नहीं चलने दी। लेकिन आज जो भी प्रधानमंत्री कह दे, जो भी बीजेपी कह दे, वो मीडिया उसको खबर बना देता है, उसको जस्टिफाई करने लगता है। उसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। कल ही चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, सबने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से एक मेयर के मामूली चुनाव में, जिसमें जो पहले दिन चुनाव होना था तो कहा गया कि पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई है। उस दिन भी हमने कहा था कि वो एक दिन आने वाला है कि जब अगर लगेगा कि विपक्ष जीत रहा है तो चुनाव आयोग कहेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए चुनाव स्थगित किया जाता है। और जब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोबारा चुनाव कराया गया तो उसमें खुले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को इनवैलिड कर दिया, उन्हें रद्द कर दिया। और रद्द करते हुए पीठासीन अधिकारी जो कि बीजेपी के हैं साफ दिख रहे हैं। ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, ये डेमोक्रेसी के लिए आखिरी चेतावनी है। और इसे विपक्ष को, विपक्षी पार्टियों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि अब चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप बता रहे थे अभी राहुल का ट्वीट, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो गांधी जी को वो याद कर रहे थे, तो ये 1948 से लेकर गांधी की हत्या से लेकर आज तक ये पूरा सिलसिला है। ये कहीं बीच में से कोई बात तो निकल के सामने नहीं आई है। ये गांधी की हत्या भी उसी विचारधारा का परिणाम थी, और कल जो चंडीगढ़ में किया वो भी उसी विचारधारा का परिणाम है कि हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जो हैं, वो जो मन में आया वो कह रहे थे, विपक्ष को वो नसीहत दे रहे थे। लेकिन उनकी पार्टी क्या करती है, क्या करती रही। जो कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में विपक्ष जो था, खासतौर से जो बीजेपी थी, उसने संसद में, विधानसभाओं में, हर जगह यही किया। और हम लंबे समय तक संसद की, विधानसभाओं की सबकी कार्रवाई देखते रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस तो उतना करने में कभी समर्थ रही नहीं है। कांग्रेस तो कर ही नहीं पाती है। कांग्रेस से तो लोगों की शिकायत रहती है
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप उस तरह विरोध नहीं करते हैं, और उसके बावजूद 140 सांसदों को, दोनों सदनों को, रिकॉर्ड है, आज तक नहीं हुआ कभी, उनको आपने सदन से निकाल दिया पूरे सत्र के लिए, और आप कह रहे हैं हुड़दंग जो है वो करते हैं। लोकतंत्र आज खत्म हो जाएगा, इसकी चेतावनी आज सब दे रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आज ये बात है कि हम कुछ भी कह देते हैं, मीडिया उसको सही साबित करने में लग जाता है, जनता का एक बड़ा वर्ग जो है वो व्हाट्सएप के प्रभाव में है, गोदी मीडिया के प्रभाव में है, वो उसे मान लेता है। और विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास ऐसा कोई वैकल्पिक साधन नहीं है कि जिसके जरिए वो लोगों तक अपनी बात ठीक से पहुंचा पाए। राहुल यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी यात्रा कर रहे हैं, एक यात्रा पहले कर चुके हैं, और आज राहुल, आपने सुना, खुद ही कह रहे थे कि मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचाता है, इसीलिए हमने यात्रा करने का निर्णय लिया था। जी। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान इन्हीं लोगों को ढूंढना पड़ेगा, विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा। और जो वहां इसकी बात है शीशा टूटने की, तो जयराम ने जो कहा, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के बोला। उसने कहा कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वेस्ट बंगाल की पुलिस अनदेखी कर रही है। मगर इन दोनों के बाद, जयराम और अधीर रंजन चौधरी के बाद, कांग्रेस ने एक बयान दिया है और उसमें उसने शीर्षक दिया है कि भूल सुधार होना चाहिए, हम स्पष्टीकरण देते हैं। और कांग्रेस ने कहा है कि घटना जो हुई थी वो ऐसे हुई थी कि एक महिला अचानक सामने आ गई और अचानक ब्रेक लगाना पड़े तो जो रस्सी सुरक्षा के लिए बांधी जाती है वो जोर से टकराई है, उससे शीशा टूटा है। तो कांग्रेस का जो अंतिम बयान है वो यही है कि कुछ भी जानबूझ के होने की अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, और हमने जो देखा है वो ये है कि एक अप्रत्याशित घटना से वो शीशा टूटा है। और हमें लगता है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आप खासतौर से जब बंगाल के अंदर हैं तो बंगाल में आपको ममता बनर्जी का सहयोग चाहिए, और ममता बनर्जी ने भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर है। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। तो ऐसे में हमें लगता है कि कांग्रेस ये सही कर रही है कि कोई भी सहयोगी दल हो या जिससे सहयोग की उम्मीद भी है, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि किसी को कहने का मौका मिले। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में ये बात बिल्कुल सही है कि देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र पे, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। चंडीगढ़ ने सब दिखा दिया, ये दीवार पे लिखा हुआ सत्य है। ये इसको भी अगर कोई नहीं पढ़ पाए तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता है। वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का उम्मीदवार था, इसलिए ये घटना हुई। चर्चा हो चुकी, जी बिल्कुल चर्चा हो चुकी है। जरा शकील अख्तर जी थोड़ा रोकना चाहता हूं और आगे बढ़ते हैं। और उस पे कल हम लोगों ने पूरी चर्चा की है चंडीगढ़ पे, और शीशा टूटा, कैसे टूटा, रस्सी टकराई या कुछ और हुआ। और वहां वेस्ट बंगाल में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन के घटक दल की है। लेकिन कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाए तभी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और अभी चुप रहेंगे, चुप्पी साध लेंगे, ये भी मायने नहीं। ये एक बड़ा कहा जाए तो मसला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस बात को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है, खारिज करना चाहती है। क्यों करना चाहती है ये कांग्रेस जाने। लेकिन जो कुछ दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि राहुल गांधी जिस कार में बैठे हुए हैं उसके पीछे के शीशे को तोड़ा गया है। वो कैसे शीशा टूटा है ये अब वो जाने, और राहुल गांधी के सिक्योरिटी के गार्ड जाने। लेकिन स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से जो आया है उसमें यही कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जैसा आप बता रहे हैं शकील अख्तर जी, वैसी बात कही गई है। चलिए मान लेते हैं ऐसा ही हो, राहुल गांधी की सुरक्षा पर, उनकी जान पर कहीं से खतरा ना हो। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले साल ही कह दिया था डरो मत, और खुद भी कहते हैं कि मेरी टी शर्ट जो है वो सफेद से भले लाल हो जाए लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। बिहार की भी थोड़ी चर्चा भी करना चाहता हूं, और बिहार में मजेदार
किस्सा अभी चल रहा है। तथ्य जो हैं वो अभी उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार बहुत फंसे हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह फंसे हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने हालांकि खुल के बयान पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है और कह रहे हैं वो कि काम हम कर रहे थे और उसका जो क्रेडिट है वो लोग लेके जा रहे थे, आरजेडी वाले लेके जा रहे थे। भाई आप काम कर रहे थे तो फिर आपको उधर जाने की क्या जरूरत? आज क्या बीजेपी वाले क्रेडिट नहीं ले जाएंगे? आरजेडी वाले क्रेडिट लेके जा रहे थे। उप मुख्यमंत्री आरजेडी और आरजेडी के समर्थन से ही तो बने थे। आपके पास कितने विधायक हैं? मात्र 45, और 45 विधायक जो है और उधर 79 विधायकों वाले दल का अगर नेता अगर क्रेडिट लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या बुराई कर रहा था? पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। आपने कितने रोजगार सृजन कर दिए? यह सवाल अगर पूछा जाता है तो आप कुछ नहीं, लेकिन 70 दिनों का अगर हवाला देते हुए आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 70 दिनों में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार दे दिया, तो इसमें क्या बुराई है? जरा इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट है नीतीश कुमार का, और फ्लोर टेस्ट बजट सत्र वहीं से शुरुआत होगी, और उसमें कहा जा रहा है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है नीतीश बाबू, क्योंकि 6 तारीख को यह होना था। अगर 6 को बढ़ाकर 10 तारीख कर दिया गया है, 10 फरवरी किया गया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। और राहुल गांधी अभी निकले हैं बिहार से। राहुल गांधी के काफिले पर क्या हुआ उसको चलिए कांग्रेस नहीं चाहती है उस पर चर्चा करना, हम भी नहीं कर रहे हैं, किनारे कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जब बंगाल से बिहार आए, बिहार से फिर बंगाल पहुंचे हैं, तो इस बीच क्या कुछ हुआ है कि नीतीश बाबू परेशान दिखाई दे रहे हैं, और परेशान इतने हैं कि हो सकता है कि कल को फिर से पलटी मारने की नौबत ना आ जाए। कैसे देखते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने कल वो चुटकुला सुनाया ही था कि राजभवन वो कभी भी शॉल लेने के लिए जा सकते हैं, तो राज्यपाल महोदय उनसे क्या पूछेंगे कितनी जल्दी। तो खैर, अब नीतीश के बारे में मैं ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा देश ये कह रहा है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और उसका वो भरपूर फायदा, बस कुर्सी उनके नीचे रहनी चाहिए, शर्त ये है। और रही बात बिहार की, तो नीतीश कुमार ने ये बात पहले क्यों नहीं कही? उनको करना चाहिए कि भाई रोजगार वो दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री वो है। हम लोग तो यही समझते हैं कि सरकार यही कही जाती है, नीतीश कुमार की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, डिप्टी सीएम का तो कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास कोई बहाना नहीं है, तो पहले वो कुछ और कहते हैं, फिर कुछ और कहते हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों गए, क्या वजह है। और वो नीतीश कुमार हो सकता है, कुछ लोग उनके प्रति संवेदनशीलता रखते हुए ये भी कह रहे हैं कि कुछ बीमारी का भी दिक्कत हो सकती है, कि भाई उनको गुमराह किया गया हो, नहीं समझ पाए हो सकता है कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आ जाए। लेकिन खैर, बिहार का घटनाक्रम, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसमें डरे हुए हैं। एक नहीं, कई लोगों ने रिजाइन किया है जेडीयू से। अभी जो 2 जेडीयू के विधायक तो खुल करके तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं और बड़ा साफ गोई के साथ बात कर रहे हैं, तो ये तो फ्लोर पर तय होगा कि वो बहुमत हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार को डर था, उस दिन भी जो आंख में चौली चल रही थी कि पहले हम रिजाइन नहीं करेंगे, पहले समर्थन पत्र हमको चाहिए बीजेपी का। खेल बीजेपी का यह था कि नीतीश कुमार को लंगड़ी मार करके गिराया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यानी वहां के पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में ले लिया जाए, तो नीतीश बाबू को निपटा दिया जाए। अब नीतीश कुमार क्या भूल गए इस बात को कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ रही थी, तो चिराग पासवान को आगे करके उन्होंने कितना नुकसान किया था जेडीयू का। वो भूल सकते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए और तमाम तिकड़मबाजी के लिए वो उधर जा सकते हैं। अब रही बात इसकी कि इस बिहार के जरिए राहुल गांधी जो अभी वहां से निकले हैं, देखिए ये जो हमला हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसको डिनाई कर रही है और ये गांधी की परंपरा को दिखाती है कि एक छोटा सा इशू है उसको बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए। मुद्दे इस देश में
राहुल गांधी से हमले से बहुत बड़े हैं। मैं राहुल गांधी का इसमें बड़प्पन मानता हूं कि वो इस देश के असली मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। और राहुल गांधी उस विरासत से आते हैं। गांधी जी पर पहला हमला कब हुआ? 1934 में। कहां से लौट रहे थे? पुणे से। और किस कार्यक्रम से लौट रहे थे कि वो दलितों को, उस मस्जिद को वो हरिजन कहते थे, हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराने के लिए उस कार्यक्रम से वो लौट रहे थे। हरिजनों ने उनका सम्मान किया था। वहीं यही गॉडसे एंड पार्टी उन पर पहला हमला करती। तो जो अभी लोग प्रचार करते हैं ना कि गॉडसे ने पाकिस्तान की वजह से 55 करोड़ रुपए की वजह से गांधी जी को मार दिया, लेकिन पहला हमला तो इसलिए किया था क्योंकि गांधी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश के लिए क्यों कर रहे थे। आज राहुल गांधी क्यों किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं? क्यों वो सौहार्द की बात कर रहे हैं? विभाजन के खिलाफ क्यों खड़े हैं? न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? किसानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, उनकी जमीनें अडानी के हाथ में होनी चाहिए। मजदूरों को मजदूरी सही नहीं मिलनी चाहिए। वो केवल इनके इस तरह के मजदूर हो कि 200 रुपए मजदूरी मिले तो उसको स्वीकार करें। महिलाओं पर आक्रमण हो, और ये वही लोग हैं सावरकर की मानसिकता के। सावरकर ने क्या कहा था कि शिवाजी ने मुस्लिम औरतों को वापस करके गलत किया, उन्हें तो उन मुस्लिम औरतों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए था। तो ये बुनियादी तौर पर महिला विरोधी लोग हैं। इनको तो मजा आता है अगर मणिपुर की उन महिलाओं के साथ कुछ होता है या महिला पहलवानों के साथ कुछ होता है। और अगर प्रमाण आपको चाहिए तो वो भाजपा की महिला नेत्री कह रही थी कि अरे भाई, वो जो सज्जन है सांसद महोदय ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने पहलवान उन लड़कियों में क्या देखा? मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस हद तक ये गिर सकते हैं। तो राहुल गांधी के ये सवाल कहीं गायब हो जाए, इसलिए ये हमले वाला मुद्दा। और आज एक बड़ा इश्यू इस देश में है, मैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो 5 लड़के जिन्होंने पार्लियामेंट में कूद करके, जोखिम लेकर के ये कहा था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा दुख था, जो भगत सिंह के फैन थे, उन्होंने आज पटियाला कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उनको बिजली के शॉक दिए गए। 70 पन्नों, खाली पन्नों पर उनसे दस्तखत कराया गया। नार्को टेस्ट में भी उनसे कहा गया कि वो किसी पार्टी का नाम लें, किसी नेता का नाम लें, कि उन्होंने हमको उकसाया, उनके कहने पर हम आए पार्लियामेंट में, हमने ये किया। लेकिन प्रताप सिम्हा, उनको क्लीन चिट दे दी गई, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये हो रहा है आज देश में। कहां डेमोक्रेसी बची है? ये बनामना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया गया है। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, अरे भाई, आपको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी तो घोषित करिए आपातकाल। ये जो आंख मिचौली आप खेल रहे हैं, ये जो तमाशा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, उसको छोड़ दीजिए और फिर सड़कें गुलजार होंगी। राहुल गांधी है ही सड़क पर। उसके बाद डेमोक्रेसी बचाने के लिए, जो डेमोक्रेसी को मोहब्बत करते हैं, जो लोकतंत्र को, संविधान को प्यार करते हैं, वो लोग अगर बचा पाएंगे तो बचाएंगे। ये मोदी जी को चुनौती लेना चाहिए और घोषित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे कि ये जो आंदोलन, ये जो संसद भवन में कूदे थे, खासकर जो जहां सांसद बैठते हैं वहां पर दर्शक दीर्घा से कूद के आए थे, इन लोगों को, इन युवाओं को जो पकड़ा गया, ये आरोपी हैं। और इनको जो 3rd डिग्री देकर, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, अभी आप जिक्र कर रहे थे, 3rd डिग्री देकर इन लोगों से कहलवाया जा रहा है कि तुम विपक्षी दलों का नाम लो, विपक्षी नेताओं का नाम लो। ये बात इन्होंने रिटर्न रूप में, लिखित रूप में आज पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली को कही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण इशारा कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज से संसद का बजट सत्र शुरू होता है। ये अंतरिम बजट है इसलिए क्योंकि तुरंत चुनाव की घोषणा होनी है और 7 या 10 तारीख तक ये बजट, हमारे साथी शकील अख्तर जी बताएंगे कि कब तक ये चलना है। शायद 7 तारीख तक है ये बजट सेशन। सही कह रहा हूं शकील जी? 9 तारीख तक, 9 तक है।
9 तक है बजट सेशन, ये अंतरिम बजट सत्र जो है, लेकिन वहां चीरहरण की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले और हो हंगामा हुड़दंग करने वाले सांसदों को इस ढंग से कहा जा रहा है। कह कौन रहा है? तो खुद देश के प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ आप लोगों ने उस विजुअल को भी देखा होगा, जब राष्ट्रपति महोदया पहुंचती हैं सदन में तो उनके आगे आगे सिंगोल को लेकर चला जा रहा है। ये यही देश है, ये राजशाही है या लोकतंत्र है, ये आपको सोचना है। उस तस्वीर को भी थोड़ी देर में आपको दिखा देंगे कि राष्ट्रपति जी पहुंच रही हैं और उनके आगे सिंगोल को लेकर आगे आगे बढ़ा जा रहा है, चला जा रहा है। उस तस्वीर को भी अगर मैं अपनी टीम से कहूंगा कि निकालकर जरूर दिखाइए। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। चलिए, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन थोड़ा फिर से बिहार चलते हैं। और बिहार इसलिए चलते हैं क्योंकि बिहार से अभी राहुल गांधी निकल के बाहर आए हैं, बंगाल पहुंचे हैं। राहुल गांधी का जिक्र हम यहां इसलिए बार बार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू यहां फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अभी एक विधायक हैं उधर महाराष्ट्र में, उनका बयान, जेडीयू के विधायक, वो उनका बयान भी आ रहा है कि हम नीतीश बाबू के साथ नहीं जाएंगे। और जो बात अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कई लोग बिहार के जो जेडीयू के विधायक हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं। क्या 10 तारीख तक, अगले 10 दिनों में बिहार में फिर से खेला होने जा रहा है? प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, कुछ दिन पहले भी ये बात यहाँ पे चर्चा में आई थी कि लालू यादव की खामोशी जो है वो हैरत में डालने वाली है। हम लोग लालू यादव को अरसे से देख रहे हैं, वो तमाम सारी विपरीत स्थितियों में भी बोलते हैं, चाहे वो जितना भी बीमार की स्थिति हो, कितना भी मुश्किल परिस्थिति हो, लालू प्रसाद यादव चुप नहीं बैठते। तो अगर वो खामोश हैं तो हम लोग ये मान के चलें कि उनकी खामोशी में, अब उसमें कोई कयास लगाने की मैं अभी समय नहीं है शायद, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता करियर में बहुत समय लालू प्रसाद जी का यूज किए हैं, देखा है। जब पार्टी का विभाजन हुआ तो वो बिहार निवास में ही बैठे रहते थे रोज ही, तब भी मैं रोज ही मुलाकात उनसे होती थी। कभी लालू प्रसाद यादव को मैंने खामोश नहीं देखा। आपने देखा होगा कि बहुत बीमारी की स्थिति में भी, कमजोर स्थिति में भी वो बोलते हैं। तो अब तो वो स्वस्थ भी हैं और ईडी के सामने जाने से वो डरते नहीं। वो जेलों में रह चुके, कितनी यातनाएं सह चुके, उसके बाद ही बोलते हैं वो। अब दूसरी बात नीतीश कुमार की बात है। देखिए राजीव जी, कल जो भीड़ देखी और उसमें आपने देखा होगा कि सुरक्षाकर्मी भी, केंद्रीय बलों के सुरक्षाकर्मी भी सेल्फी ले रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। ये सेल्फी के लिए हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर के खर्च किए गए हैं, वो सेल्फी कामयाब नहीं हुई। और कल तेजस्वी यादव की मुफ्त में सेल्फी हो रही थी जी। नीतीश कुमार ने इसको देखा होगा और पुनर्विचार इसको बता देता हूं, जरा वो तस्वीर भी ले आइए, तेजस्वी यादव की तस्वीर। जब तेजस्वी यादव निकले थे, याद कीजिए, जब ईडी से 8 घंटे ईडी ने पूछताछ की तेजस्वी यादव की, और उसके बाद जब वो निकले तो वहां सीआईएसएफ के जवान या सीआरपीएफ के जवान थे और वो तेजस्वी यादव को रोक कर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। इसी का जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। जी प्रशांत जी। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें बहुत स्पष्ट तौर पे बोल देती हैं, और ये कोई स्टेज मैनेज नहीं था, ये स्वतः फूर्त लोग कर रहे थे। मान लीजिए कि भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे जो आरजेडी कार्यकर्ता होंगे, लेकिन सुरक्षा बलों के लोग तो आरजेडी कार्यकर्ता नहीं है। तो ये लोकप्रियता जो है वो बता रही है। दूसरी बात देखिए, चिंता का विषय क्या है कि 10 तारीख की आप चर्चा कर रहे हैं कि वहां क्या होगा सदन में जी। एक जो इनसे चूक हुई है, ये जो चाणक्य, सो कॉल्ड चाणक्य, तथा कथित चाणक्य स्वयंभू, ये ऐसे वक्त इन्होंने किया है जब स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो आरजेडी खेमे के हैं, वो आरजेडी से आए हैं। तो वो काम नहीं करेंगे जो महाराष्ट्र के स्पीकर ने कर दिया। वो तटस्थ होकर काम करेंगे, कम से कम ये तो अपेक्षा की जा सकती है अभी। तो इसलिए ये कमजोरी उनकी रही है।
अब नीतीश कुमार देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन जो बात नीतीश कुमार ने कहा कि उनका क्रेडिट, एक भी आपको बयान तेजस्वी यादव का नहीं दिखाई देगा जिसमें वो क्रेडिट किसी और का ले रहे हो। वो उन्हीं विभागों की बात कर रहे हैं जो विभाग उनके पास थे बतौर उप मुख्यमंत्री। उन्हीं मंत्रालयों का क्रेडिट वो ले रहे हैं। और एक जो राहुल गांधी ने कल बड़ी बात की कि नीतीश कुमार, उनका इशारा था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जातिवार सर्वेक्षण हो। कांग्रेस ने या विपक्ष ने दबाव डाला उनके ऊपर, और कांग्रेस के दबाव के बाद उन्होंने ये किया, या आरजेडी के दबाव के बाद किया। तो इसका मतलब है कि वो नीतीश कुमार काफी पहले से संपर्क में थे और बहुत अनमाने ढंग से वो जातिवार सर्वेक्षण में जा रहे थे। तो ये सब चीजें आप देखिएगा कि ये नीतीश कुमार को परेशान जरूर करेंगी। पलटी वो मारे ना मारे अलग बात है, और इस बार वो पलटी मारे तो कम से कम जो उनके तमाम सारे सूटकेस हैं केसी त्यागी के जैसे, उनको इधर ना लें। अगर पलटी उनको लेना भी हो तो सूटकेसेस को वहीं रहने दीजिए, बैगेज के साथ ना आए, बैगेज के साथ ना आए, जो सूटकेस के साथ चलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, चीरहरण लोकतंत्र का, ये महाभारत से लिया हुआ शब्द है। और चीरहरण कौन कर रहा था? जो सत्ता में थे। पांडव तो सत्ता में नहीं थे, उनका तो राजपाट छीना जा चुका था, वो तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। आज अगर कौरव होते तो उनके पास सीबीआई ईडी होता। तो जो चीरहरण का शब्द इस्तेमाल किया है वो तो सत्ताधारी जो वर्ग है उसका शब्द है वो। और चीरहरण तो कैमरों के सामने चंडीगढ़ में कल हो गया लोकतंत्र का, दुनिया ने देख लिया जी। मैं कहूंगा कि वो एक छोटी सी मेयर की पोजीशन के लिए बीजेपी ने पूरी दुनिया को अलार्म बजा दिया कि देखिए ये हम कर सकते हैं, सतर्क हो जाइए। तो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पे वो देख लिया गया वो वीडियो कल जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और भारत में देख ही लिया गया। तो एक मेयर की पोजीशन के लिए अगर ये कर दिया तो उन्होंने अलार्म बेल बजा दी कि देखिए अब आप लोग सतर्क हो जाइए। और जाहिर सी बात है कि अपोजिशन सतर्क रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप मेयर के चुनाव में ऐसा कर सकते हैं तो दिल्ली के चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में आप क्या कुछ करेंगे, इसका अंदाजा जो है वो अभी से लग रहा है। आना चाहता हूं सीधे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी के पास, सुनील जी से भी जरा समझूं। सुनील जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ बिहार नीतीश कुमार, जरा नीतीश कुमार की राजनीति को आपसे भी समझना चाहता हूं। जो कुछ चल रहा है उसमें 10 दिनों का जो अगला समय है इतना आसान नहीं रहने वाला नीतीश कुमार के लिए। और लालू प्रसाद यादव की चुप्पी, देखिए परसों लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होती है, कल तेजस्वी यादव से होती है, दोनों की पूछताछ खत्म हो जाती है। आज अधिकारी, अभी थोड़ी देर पहले जब पटना फोन लगाकर मैं पता कर रहा था कि आगे क्या कुछ हुआ, तो अभी थोड़ी देर पहले उनके आवास पर अधिकारी आए थे, ईडी के अधिकारी, और कागजात पे साइन वाइन करवाकर चले गए हैं। यानी अभी अब आगे पूछताछ नहीं है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि यहां से चुप्पी जो थी तेजस्वी यादव की और लालू प्रसाद यादव की, इन दोनों की चुप्पी अब खत्म होने वाली है और खेल अब शुरू होने वाला है। अगला 10 दिन, और उसमें कई विधायक, कई नेता जो हैं वो अंदर खाने बताए जा रहे हैं कि वो नाराज हैं अपने नेता से, नीतीश कुमार से, कि अचानक नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। आप 2.5 लाख युवाओं को रोजगार दे चुके थे, आपके पास बहुत कुछ लोकसभा में बताने के लिए था, जिसके दम पर आप लोकसभा चुनाव लड़ते, अच्छा कर सकते थे इधर रहते तो इंडिया गठबंधन में। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि आप उधर चले गए। और इसीलिए 6 तारीख से जो विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी, बजट सत्र की शुरुआत, उसको बढ़ा के अब 10 तारीख कर दिया गया है। लेकिन क्या यह 10 दिन में मैनेज हो पाएगा नीतीश कुमार का जो है बैगेज के साथ जो चल रहे हैं?
अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद राजीव जी। मुझे लगता है कि बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन यह अल्पकालिक राहत होगी नीतीश जी के लिए अगर उनको बहुमत मिल जाता है तो। वजह यह है कि इसमें कोई बहुत शोध करने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी जब जब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, इनका मत प्रतिशत गिरा है, और जब जब ये आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, इनका मत प्रतिशत बढ़ा है। गोया कि आपको समर्थन देने वाला वर्ग कौन सा है? वह वर्ग है जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। वह वर्ग नहीं है जो ध्रुवीकरण की राजनीति करता है या सांप्रदायिकता के आधार पर किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है। वो आपका समर्थक नहीं है। ये जब से नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं, यह तथ्य सबके सामने है। तो अगर इनका विधायक, इनके लोकसभा के सदस्य चिंतित इस बात के लिए हैं कि हम आने वाले चुनाव में, अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, इस साल लोकसभा का चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार जी उनके नेतृत्व में उनको कितनी सफलता मिल पाएगी? क्या जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है उन नेताओं के लिए मतदान करेगा जो अब तक अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे हैं? क्या ये मतदाता आज जनता दल यूनाइटेड के उन नेताओं के साथ खड़ा होगा जो जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं? जातिगत जनगणना का मतलब आप जो समाजवादी राजनीति है और जिनकी ताकत है, उनके खिलाफ खड़ा होना। और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में यह तथ्य है कि जिन जिन नेताओं ने सामाजिक न्याय की राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ उनके खिलाफ खड़ा रहा। कर्पूरी ठाकुर ने जब ये तो 1977-78 की बात है, जब उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण की बात की, तत्कालीन जनसंघ ने उनके सरकार से इस्तीफा दे दिया, उनकी सरकार गिर गई। और क्या क्या उनको नहीं कहा गया था? ऐसी बातें कही गई थी जिनको आज आप दोहरा नहीं सकते हैं जी। और सामान्य लोगों ने बात नहीं कही थी, नहीं कि कोई पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता कहा हो। कैलाशपति जी जैसा बहुत प्रतिष्ठित नेता, तत्कालीन जनसंघ के प्रतिष्ठित नेताओं ने बातें कही थी। आप उसके आगे चले आइए, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार, जिनको समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो बीजेपी ने उनका समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन ताकतों के साथ कभी खड़ी रही है जो सामाजिक न्याय या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करते रहे हैं? कभी नहीं खड़ी रही। और जो लोग अपनी राजनीति को सामाजिक न्याय के आधार पर बढ़ाते रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से समर्थन कैसे मिल सकता है उनको? तो उनके सांसदों या उनके विधायकों को निराश होना स्वाभाविक सी बात है। और आगे चल करके जब आप इतिहास देखते हैं कि जब भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े हैं नीतीश कुमार जी, इनका मत प्रतिशत गिर गया, इनकी सीटों की संख्या कम हो गई। आरजेडी के साथ जब आप चुनाव लड़े हैं, आपकी सीट संख्या भी बढ़ी, आपका मत प्रतिशत भी बढ़ गया। तो उनके सदस्यों का, उनके नेताओं का, उनके पार्टी के लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। आगे आने वाले दिन यही चिंता पैदा कर रहे हैं जेडीयू के नेताओं के लिए कि हम अपने समर्थकों को अपने साथ बनाए रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, और क्या उनका मतदाता, उनका समर्थक अगर उनके साथ नहीं है तो इस पार्टी अस्तित्व में रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर आप अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने में विफल हो जाएंगे तो क्या संभव है कि आपके पार्टी के नेता या आपका पार्टी का संगठन आपके साथ बना रहे? यह संभव नहीं है। यह चिंता उनके विधायकों और उनके सांसदों को है, और यही बात नीतीश कुमार जी को भी समझ में आएगी। मुझे नहीं पता कि क्यों छोड़ के चले गए। एनडीए के साथ वो रहे हैं, एनडीए की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। एनडीए के साथ जाने में उन्होंने जनता दल को तोड़ करके उन्होंने समता पार्टी बनाई थी, ये सब इतिहास है। लेकिन कभी उनके एनडीए के साथ रह करके उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं। मंत्री हो जाना अलग चीज है और पार्टी को बढ़ा ले जाना अलग बात है। आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती रही, और वह पार्टी जिसको सिमटा दिया था जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने या समता पार्टी एनडीए के लोगों ने, आज सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनकर उभर गई, क्योंकि उनको लगने लगा कि हम अगर हम अब सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो हमारे लिए स्थान नहीं है। और जिस लालू प्रसाद यादव को अदालतों ने सजा दी, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया,
उसी पार्टी के पक्ष में बिहार खड़ा हो गया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अगर अगर कुछ सीटों का ही केवल मामला था, 8 सीटें तो कम है उनको सरकार बनाने से, लेकिन एक स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई और यह चिंता है नीतीश कुमार जी की। और यह जो जन समर्थन है आरजेडी का, वो घटता हुआ कहीं दिखाई पड़ रहा। आप जो सीमांचल से जो एमआईएम के सदस्य चुन करके आए थे, उन्होंने कहां अपनी पार्टी में रह पाए हो? वो आरजेडी के साथ गए। उनको लगा कि आने वाला दिन हम अपनी इस पार्टी के साथ या जनता दल यूनाइटेड के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। बिहार की राजनीति एकदम साफ है। बिहार के लोगों ने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं किया, और अगर बिहार के लोगों ने ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है। उनको रामविलास पासवान जी की या चिराग पासवान जी की आवश्यकता उनको नहीं थी, क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज वहां भी ज्यादा है, किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। लेकिन बिहार में लोगों ने अपने पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने की राजनीति की, और वहां ऐसे नेता हुए जिन्होंने जो समाज में सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी भी सशक्त लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति इसी बात के लिए है कि समाज में तब्दीली हो, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज में वंचित वर्ग है, उसको आगे आने का मौका मिले। आज कर्पूरी ठाकुर को जननायक क्यों कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर तो एक भी कार्यकाल पूरा नहीं किए हैं, एक कार्यकाल उनका पूरा नहीं है, 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता के लिए उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री हुए बगैर उप मुख्यमंत्री के रूप में, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी बिहार में। ये क्या सामान्य बात थी? और अपने निर्णयों से कभी पीछे नहीं हटे, कभी उन्होंने बहुसंख्यक समाज को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए जननायक कहे जाते हैं। और बिहार हमेशा उसी रास्ते बढ़ता रहा। इस चिंता नीतीश कुमार जी की है कि जो डीएनए बिहार का है, उसमें नीतीश कुमार जी की राजनीति फिट बैठती है कि नहीं बैठती? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा ले जाएंगे? ये स्थिति है। और अब अगर आप बढ़ते हैं तो जब इस दौर में, जब 2024 के लोकसभा, इस साल के लोकसभा के चुनाव के मुहाने पे हम आप खड़े हैं, उसमें राहुल गांधी को मिलता हुआ जन समर्थन। राहुल गांधी क्या है? अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है, संसद से एक बार उनकी सदस्यता भी निलंबित की जा चुकी है, अपने संसदीय दल के नेता भी नहीं है, किसी सरकार में मंत्री भी नहीं रहे, लेकिन एक आवाज उनकी बन गई है, उनकी जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं जी। राहुल गांधी ने अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की जो वंचित समाज है, जिनकी बात कोई नहीं कर रहा, उनकी समस्याओं को ध्रुवीकरण के नाम पर या अन्य आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के नाम पर ढकने की कोशिश की जा रही है। उनको सामने ला रहा है कि आप समाज के पिछड़े लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, आप महिलाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते, युवाओं के साथ जो रोजगार का सवाल है उसको आप काटपीट के नीचे नहीं दबा सकते। अब पता है ये स्थिति हो गई कि मतलब बिना किसी मैनेजमेंट के इतनी बड़ी संख्या में राहुल गांधी के लोग सुनने चले आए। आखिर जो राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग जो आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? वो राहुल गांधी से क्या चाहते हैं? राहुल गांधी किसी कुछ दे तो सकते नहीं है, वो भौतिक रूप से देने की ताकत उनके पास नहीं है। न बिहार में से उनकी सरकार को गए कितना जमाना हो गया, लेकिन राहुल गांधी लोगों को विचार देने की ताकत रख रहा है। राहुल गांधी लोगों को जागरूक रखने की ताकत रख रहा है। तस्वीर है सुनील जी, ये बिहार की तस्वीर देखिए, अब ये हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उनके सामने साफ है। और यह भीड़ ऐसी नहीं है राजीव जी जिसको आप बुला के लाए हो। एक डिब्बा पूड़ी और सब्जी के नाम पर आप इनको नहीं बुला के ला सकते। यह वोकल, यह अपने नेता के साथ जुड़ा महसूस करने वाले लोग हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चिंता इस बात की है क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जब नीतीश कुमार जी चले जाएंगे एनडीए के साथ तो इस तरह का जन समर्थन उनको मिलता दिखाई पड़ेगा। उसके विपरीत हो रहा है कि कोई ऐसा राज्य नहीं हुआ बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में जब और ज्यादा समर्थन मिला। और अभी तब है जब आरजेडी के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, मैंने लालू जी भी नहीं जा पाए और तेजस्वी भी नहीं जा पाए जी। ये जो पार्टी के अन्य लोग हैं या महागठबंधन के अन्य लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के नेता लोग हैं, उन्होंने शिरकत की है। तो महागठबंधन कितना मजबूत है जमीन पर यह बताता है।
सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और सोच के खिलाफ लोगों के बीच में किस तरह का स्पंदन है यह बताता है, और राहुल गांधी के साथ एक पब्लिक कनेक्ट किस तरह का डेवलप हो रहा है यह बताता है। चिंता इस बात की है, और यह जो माहौल बनाया है राहुल गांधी ने, यह नीतीश कुमार जी जैसे लोगों के लिए चिंता का सबब होता जा रहा है कि आखिर वो अपने लोगों को अपने साथ कैसे बांध पाएंगे। अगर आप अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की सोच के विरुद्ध को राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि आपको केवल और केवल नुकसान होगा। आप अपनी राजनीतिक जमीन आपको खोनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी की यह चिंता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता नीतीश कुमार जी की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा आपके पास आना चाहता हूं, फिर डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी के पास आता हूं। सीधा सिंपल सा सवाल है कि एक तरफ नीतीश बाबू जो हैं वो पलटी मार के जाते हैं, दूसरी तरफ उसी वक्त राहुल गांधी का बिहार में प्रवेश होता है, और तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत बोलते हैं, कुछ मीडिया के लोगों से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो हम लोगों ने सुनाई उनकी प्रतिक्रियाओं को भी, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप रहते हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीर आप देख लिए, जहां जहां राहुल गांधी गए बिहार में ज़बरदस्त भीड़ रही, ज़बरदस्त उनको समर्थन मिला लोगों का, और उसके बाद यानी हलचल दूसरे खेमे में जिसको छोड़ के नीतीश बाबू गए हैं उस खेमे में जबरदस्त हलचल है। हलचल से मतलब कि जनता उनके साथ दिखाई दे रही है। अब यहां से कहानी दूसरी सुनाई पड़ रही है। कहानी यह है कि बहुत सारे लोग जो नीतीश बाबू के साथी हैं वो नाराज हैं, निराश हैं इस पलटी मारने के कारण कि आपने क्यों पलटी मार ली, सब कुछ तो यहां ठीक चल रहा था। जरा यहां से आगे की कहानी आपसे सुनना चाहता हूं कि 10 तारीख में अभी 10 दिन का वक्त है, क्योंकि 10 फरवरी से बजट सेशन लेके आ रहे हैं और उसी में सब कुछ हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट भी उसी में करना होगा कि आपकी सरकार जो है वो विश्वास मत प्राप्त कर पा रही है या नहीं। दूसरी चीज़ है बजट भी है, बजट गिर जाना मतलब सीधे के सीधे सरकार अविश्वास में आ जाना। तो ये सब, उससे पहले क्या कुछ खेल होते हुए दिखाई देता है आपको? बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं, उस आधार पर, उस हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पाला बदला उसके बाद ये स्थिति है कि जिनके पाले में गए हैं वो नाव ही डूबने वाली है। वो स्वयं बीजेपी के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है, कुछ बताने लायक नहीं है। और नीतीश कुमार की पार्टी में भी 2 हिस्से में लोग बटे हैं। कुछ लोग तो हैं जो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और खास करके जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको लगता है कि नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने से जीत नहीं मिलेगी, बीजेपी के नाम से शायद मिल जाएगी, जिनको लगता है जी। लेकिन ज्यादातर जेडीयू में लोग हैं जो कि बीजेपी के साथ रहने को नुकसानदेह मानते हैं और गलत मानते हैं। तो इसको देखते हुए जेडीयू बिल्कुल 2 हिस्सों में बटी है, और ये जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, अब वापस पलटने जैसी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है उन्होंने। पार्टी हर हाल में टूटनी है, चाहे ये बीजेपी में रहे, चाहे वापस पलटे या कुछ भी करें। ऐसे भी आपने देखा कि बिहार से बाहर जो जेडीयू है वो इंडिया गठबंधन में बने रहना चाहता है, और बिहार में जो जेडीयू है वो अभी इंतजार कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि खेला होगा, वो खेला होना बाकी, वो तो चिराग पासवान के स्तर पर भी होगा, क्योंकि जेडीयू ने के बीजेपी में जाने के बाद सबसे ज्यादा असहज अगर कोई एनडीए में है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे और जेडीयू के लोग कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे। और खास करके चिराग पासवान की दावेदारी जिन संसदीय क्षेत्रों में है वो जेडीयू की भी वही दावेदारी है। तो इसलिए भी यह इनका हितों का टकराव है, ये एक साथ रह नहीं सकते। तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच जो नजदीकी की खबर आ रही है उसका कारण यही है कि जेडीयू के साथ
एनडीए में रहना चिराग पासवान के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के लिए लोकसभा चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। वो विधानसभा चुनाव को देख करके अपनी राजनीतिक करवट लेना चाहते हैं और उनको नीतीश कुमार ने एक तरह से विवश कर दिया है। एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ इसका जो जनता में रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन तेजस्वी यादव के प्रति जबरदस्त समर्थन बन करके उभरा है। आप देखें, आपने देखा, हम सबने देखा कि जब ईडी पूछताछ कर लेती है उसके बाद रात में देर तक इंतजार करती भीड़ किस तरीके से उनका स्वागत करती है। उसके अगले दिन भी वही हाल रहा। नौजवान सड़क पर हैं। अब हर नौजवान, मुझे वो नौजवान जो कि हमेशा बिहार से इधर दिल्ली एनसीआर में आना जाना करते रहते हैं, उनसे जो हमारी बात हो रही है, अभी मैं भी हाल में बिहार से लौटा था लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदलने के बाद वहां नहीं गया हूं, तो अभी जो लोग लौटे हैं वो बता रहे हैं, आज की बात मैं बता रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नौजवानों में एक उम्मीद जगा दी। जो नौकरी नहीं मिल रही थी, इसने थोड़े समय में आकर के लाखों लोगों को नौकरी दे दी। तो इससे नौजवानों को लगता है कि तेजस्वी कुछ कर सकता है, थोड़े समय में इसने कुछ किया है। तो एक जबरदस्त उत्साह, जो उत्साह कुछ समय पहले दिखता था तेजस्वी के लिए, जब चुनाव से पहले, और तेजस्वी ने बहुत सारे प्लान रखे थे नौजवानों के लिए, तो वो उमड़ करके तेजस्वी के प्रति है। अब राहुल गांधी की जो यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा में तो हर जगह भीड़ जुटी है, बिहार में भी जो भीड़ जुटी है, लेकिन बिहार में यहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर मानी जाती है वहां पर इतनी जबरदस्त भीड़ जुटना, तो इसमें एक तो है कि राहुल गांधी की अपनी उपलब्धि है, दूसरा तेजस्वी यादव और आरजेडी का समर्थन भी इसका कारण है कि वो लोगों का उत्साह जो है एक जगह सिंक हो रहा है। राहुल गांधी, उसका नेता वहां, और तेजस्वी यादव दोनों वहां पर बिहार में भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इससे बिहार की फिजा बदल गई है। और बिहार में लोकसभा चुनाव में जो लोग कह रहे थे कि अब पहले की तरह 40 में 39 हो जाएगा, अब ये 40 में 39 नहीं तो 40 में 30 समझिए, उल्टा आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ आने वाला है। ये हालात पैदा हो गए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति बदल रही है। दूसरी तरफ देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राजीव रंजन जी, समझिए कि तानाशाही में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि विपक्ष को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस डटे रहने की आवश्यकता है। जनता खुद ब खुद उन विपक्ष की आवाज को जुबान दे रही है। अब चाहे चंडीगढ़ के में मेयर के चुनाव में जो कुछ हुआ, अब इसको कोई विश्वास थोड़ी करता है कि चंडीगढ़ का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो सही है। इसको विपक्ष को बस रखने की जरूरत है। जनता तो खुद बोल रही है गलत है। इसी तरीके से जिस तरह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की तैयारी है, और अब गिरफ्तार तब गिरफ्तार, सुबह से माहौल बना हुआ है टीवी स्क्रीन पर तो वहां पर हर जिले में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अलग भावना है कि आदिवासियों के साथ में, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ में ये गलत खेल हो रहा है, और उसके अपने तर्क है। इस विषय पर जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक जनता का पूरा जो समर्थन है उनके साथ है। इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में आज देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी झूठा है, नरेंद्र मोदी कायर है, ये चाइना से डरता है, इसका अर्थव्यवस्था के बारे में दावा गलत है, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 7%, वो एक्चुअल में 4% है। ये सारी बातें जब एक सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे, वो कह रहे हैं हम वाराणसी में लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इस तरह की बातें अगर आ रही है, इसका मतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भी जनता की नब्ज समझ रहे हैं, वरना आज तक तो नहीं बोला करते थे कि मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। आज वो बोल रहे हैं, तो आज वो इसलिए बोल रहे हैं कि परिस्थिति को बोलने के अनुकूल मान रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और जनता तैयार खड़ी है, और विपक्ष को बस जनता का समर्थन लेने के तरीके निकालने हैं। आपको जेल में डालना है, जेल में डालिए, जेल में रह करके भी हम लड़ेंगे, यूनिटी नहीं खोएंगे, गिरेंगे नहीं हम। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि वो लोग क्या नेतृत्व करेंगे जो थोड़े से दबाव में आकर के झुक जाते हैं। तो ऐसे झुकने वालों को पलटी मारने मराने की कोई जरूरत नहीं है। वो रहे जहां पर खुश है वहीं पर रहे। जनता
परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें, दो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार में जो है वो जनसमर्थन बढ़ा है और इससे कहीं ना कहीं परेशान तो दूसरा खेमा जरूर होगा जो एनडीए का खेमा है, जिसमें नीतीश कुमार अभी शामिल हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पलटी मारे ना मारे लेकिन उनकी पार्टी टूट सकती है, टूट की कगार पर है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप यहां बता रहे हैं। तीसरी बात, बिल्कुल बिहार से ही निकला हुआ राज्य झारखंड, और झारखंड के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त ईडी जो है उनको गिरफ्तार कर सकती है। और 9:30 बजे रात को विधायकों से मिलने का टाइम राज्यपाल ने दिया है। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था इन लोगों ने, विधायकों ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, लेकिन पहले कुछ और समय दिया गया, बाद में कुछ और बताया गया। तो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से उधर झारखंड में बदलते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है, क्या वो पॉपुलैरिटी ऑफ तेजस्वी एंड राहुल गांधी है, क्या उसका रिफ्लेक्शन है? ये एक बड़ा सवाल। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। समय खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं आप सबके बीच आना चाहता हूं एक बार दूसरे राउंड में भी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या इनकी पॉपुलैरिटी, क्योंकि शुरुआत में भी ये बात रख चुका हूं, कह चुका हूं, जो कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि राहुल गांधी उसी वक्त एक तरफ ये निकलते हैं, एग्जिट करते हैं नीतीश कुमार इंडिया से, दूसरी तरफ वहां इंडिया गठबंधन का की एक बहुत बड़ी रैली होती है पूर्णिया में, और वहां उसके अलावा जो भीड़, जो जनसमर्थन, आप जनसैलाब आप देख रहे थे अभी तस्वीरों में, ये सब कहीं ना कहीं डरा तो रही होंगी एनडीए को, मोदी जी को, नीतीश कुमार को, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को। कैसे देखा जाए? राजीव जी, अभी आप जितने भी चर्चाएं कर रहे हैं, देखिए राजनीतिक, हमें से थोड़ा हट के आपको बताता हूं कि इंडिया की पॉपुलैरिटी का क्या हाल है और जेडीयू की परेशानी क्या है। यहाँ पर तो जेडीयू एनडीए में चला गया, लेकिन आपको एक मजेदार बात बताऊं कि महाराष्ट्र की जो जेडीयू इकाई है उसने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, और उसने वहां पर एक सीट के ऊपर दावा भी कर दिया कि बुल्ढाना की सीट हमें दी जाए। और वहां पर बाकायदे कल जब महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई जो इंडिया के साथ है, तो कपिल पाटिल जो महासचिव है जेडीयू महाराष्ट्र के, वो बाकायदे वहां गए और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को सूचित कर दिया है, इनको, नीतीश कुमार को भी, कि आप चाहे एनडीए में जाएं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो जेडीयू जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। मतलब देखिए क्रैक कैसे शुरू हो गया है, चाहे दूर से हो रहा हो, लेकिन धीरे चारों तरफ फैलेगा। और उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं, ये जेडीयू की ही एक इकाई है। दूसरी बात है, अब घटनाएं देखिए, इस तरीके का जो वातावरण बनाया जा रहा है वो केवल राजनीतिक इसमें नहीं है कि केवल ईवीएम की खराबी या मेयर का जो चुनाव है किस प्रकार से एक तरह से पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया गया है, जबरदस्ती 8 वोट जो है वो इनवैलिड करा दिए गए। मणिशंकर अय्यर की बेटी है सुरन्या, वो जंगपुरा में रहती है। उन्होंने राम मंदिर जब बना तो उन्होंने विरोध स्वरूप जो है 3 दिन का उपवास रखा। अब वहां की जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसने सुरन्या को नोटिस दे दिया है कि आप 1 महीने के अंदर इस सोसाइटी को खाली कर दीजिए, अपना फ्लैट खाली कर दीजिए। काम जो है इतने जगहों पे जा रहा है, पूरी तरीके से भारत को अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक ही नहीं, बाकायदे अब सोसाइटीज के अंदर तक लड़ाई जा चुकी है। बी बालामुरुगन नाम के चेन्नई के एक भारतीय राजस्व सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी है, वो 31 तारीख को रिटायर होने वाले थे। आज 2-3 दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को और उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जो है वो बहुत योग्य नहीं है, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। राजीव जी, केवल 1 दिन पहले उस अधिकारी को कल के कल सस्पेंड कर दिया गया। मतलब इतनी सतर्क है, इतनी डरी हुई है सरकार की सोसाइटीज में जाके और एक लोगों को खंगाल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि डर कितना ज्यादा है। अगर पॉपुलैरिटी रहती तो एक बेचारे जिसने सारी जिंदगी राजस्व विभाग में बड़ी नौकरी की, उसको इस तरीके से 1 दिन पहले रिटायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है प्रभाव डालेंगी, इसलिए धीरे धीरे हर चीज का इलाज किया जा रहा है। इन घटनाओं से तमाम लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि भारत किस दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों को तो समझ में आना ही चाहिए। ये 2 घटनाएं, तीसरी कर्नाटक के रायचूर जिले में बाकायदे वहां पर टीपू सुल्तान के चित्र पर जूतों की माला पहना दी गई
और उसके बाद बाकी देश में मुस्लिम लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है हमें पता है। मीरा रोड बंबई का क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं। तो अब लड़ाई जो है केवल राजनीतिक, जो जिसको हम कहते हैं कि केवल राजनीतिक क्षेत्र की नहीं रह गई है, ये बाकायदे पूरे के पूरे सोसाइटी में नए तरीके से फैलाई जा रही है। सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम न करके जो भी सरकार का विरोध करता है किसी भी तरीके से, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे जो हो, अब इस तरीके से भी लड़ाई हो रही है। तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर आप अभी भी नहीं चेते, और विपक्षी दलों को भी जान लेना चाहिए। तो मैं केवल एक स्थिति बता रहा हूँ, बाकी तो राजनीतिक जितने विषय है चारों पांचों, चाहे संसद की बात हो या जो भी हो, इसके ऊपर हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता था कि इस तरफ भी लोगों का ध्यान आना बहुत आवश्यक है। ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लोगों को डराकर सरकार के खिलाफ जाने से रोका जा रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सही, बहुत 3-4 जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड, जिसके आज की तारीख में अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, उनकी महाराष्ट्र इकाई ने कह दिया है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना गुट है उसके साथ हम अगला चुनाव लड़ेंगे। समझ सकते हैं खेल कहां कहां चल रहा है, इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। और यहीं से कहीं ना कहीं बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर निगाहें सबकी, नजरें सबकी टिकी हुई हैं। जरा एक कमेंट चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए राजीव जी, जो नीतीश कुमार ने पलटी मारने का है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और पलटी इस तरीके से मार सकते हैं कि वहां अभी उनको सरकार का विश्वास मत हासिल करने के लिए कोई डेट नहीं दी है गवर्नर ने। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस थमा दिया है। यानी पहले चर्चा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पे होगी। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव दिया है, अगर वो पास हो जाता है तो स्पीकर फिर भारतीय जनता पार्टी अपना बना लेगी। और स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का बनते ही जनता दल यू जो है वो 2024 से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी उसका सब 3-5 कर देगी। तो नीतीश कुमार की पलटी मारने की बातें जो है, नीतीश कुमार की पलटी मारने की बातें इसीलिए अब सामने आ रही है। नीतीश कुमार साहब पलटी मार सकते हैं। आज उन्होंने जिस तरीके से कहा तेजस्वी के लिए कि लड़का है, ऐसी जाने क्या क्या बोलता रहता है, मतलब तेजस्वी की बातों को उन्होंने ये कह के उड़ाने की कोशिश की कि पॉलिटिकल बयान नहीं है, लड़का है मतलब हमारे मित्र का बच्चा है, यानी क्या क्या बोलता रहता है, इस तरीके से। कुल मिला के राजीव जी ये है कि नीतीश कुमार अंदर से अब ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद के साथ, मतलब जब गए उसके बाद से। तो अब नीतीश कुमार क्या पलटी मारते हैं तो अलग का मसला है कि मतलब किस तरीके से पलटी मारती है, उनकी पार्टी किस तरीके टूटती है। क्योंकि जनता दल यू केवल बिहार में नहीं है, वो मेघालय में भी चुनाव लड़ती है, वो मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ती है, वो महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ती है, वो गुजरात में भी जाके चुनाव लड़ी थी, कर्नाटक में भी जाके चुनाव लड़े थे। तो तमाम जगह की जो उनकी जो कमेटियां हैं राज्यों की, वो किधर जाती हैं। तो यानी क्या जनता दल यू में फिर एक और विखंडन जो तैयार है। तो ये बहुत सी चीजें कुल मिलाकर के अभी होंगी। तो इसलिए नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं जो है वो चल रही है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे कुल मिलाकर के। मुझे लगता है राजीव जी कि अभी बिहार में मामला जो है वो काफी ज्यादा और दिलचस्प होने जा रहा है। और चुनाव से पहले बिहार में कई सारे खेल होंगे। अब नीतीश कुमार पलटी मारे या नहीं मारे, लेकिन मुझे लगता है कम से कम इस पे तो उन्हें पलटी मारनी पड़ेगी। जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है इसको शायद गिरवाना चाहे, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जेडीयू ने नहीं दिया, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया है। तो अब उनके ऊपर कोई आता है खतरा कि नहीं आता, वो अविश्वास प्रस्ताव गिरने से अब ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये संवैधानिक चीजें हैं, वो संविधान विशेषज्ञ उस पर चर्चा करेंगे ये किसकी तरफ से है। लेकिन अगर ये अविश्वास प्रस्ताव गिरता है या वापस होता है तो बहुत सी चीजें भी खुल करके सामने आ सकती हैं। कुल मिलाकर के बिहार का मामला भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। और जिस तरीके से आज ये जो आई है मसला इन नौजवानों का, जो 5 का इन्होंने जो कहा है कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर के, और आज जिस तरीके से जनता मंतर पे जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है वोटिंग मशीनों को खिलाफ लेकर के, और चुनाव आयोग मोर्चा जो लगाया गया है और जबरदस्त वहां भीड़ जुटी है। तो ये सारी चीजें राजीव जी बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल संसद से सड़क तक गिरी हुई है और नीतीश कुमार शायद फिर पलटी किसी ना किसी तरीके से मारेंगे, भले ही वो आरजेडी के साथ जाए या ना जाए, लेकिन पलटी उनका मारना जो स्वभाव है तो वो स्वभाव छोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई पलटी तो मारेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, पलटी मारे ना मारे उनकी पार्टी टूट की कगार पर है, ये साफ जानिए। और पार्टी को बचाएं या फिर सरकार चलाएं, एक बड़ा सवाल यहां आता है। एक बार फिर से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं पार्टी को बचाएं या सरकार चलाएं? नीतीश बाबू के सामने
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन दोनों ने एक बड़ी लकीर, ऐसी लकीर खींच दी है जहां पॉपुलैरिटी में एक अपने बिल्कुल ऑल टाइम बिल्कुल लोअर जो स्थिति है उसमें चले गए हैं। यहां तेजस्वी और राहुल के सामने नीतीश कुमार। कैसे, किस रूप में देखा जाए इस राजनीति को? देखिए राजीव जी, अब न तो पार्टी बचती है न वो सरकार चला पाएंगे। नीतीश कुमार ने जो किया है उसके बाद में अब बीजेपी जो है उनकी पार्टी को खत्म कर देगी। लालू जी करें, तेजस्वी करें, राहुल गांधी करें या ना करें, बीजेपी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब बिहार में शासन चलाए या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। ये जो समझौता है ये सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव तक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी हो उसके बाद नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और हो सकता है उससे पहले जब भी विश्वास प्रस्ताव हो, जो कि रखना ही पड़ेगा, या स्पीकर का चुनाव भी जो होगा या स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास होगा, वो भी अपने आप में विश्वास प्रस्ताव ही होगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी उस वक्त भी टूट सकती है और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, और उसका बड़ा स्पष्ट कारण है। वजह उसकी ये है कि जो जेडीयू के विधायक हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ गए भी तो क्या ये हमें टिकट देंगे, और क्या बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। आज की तारीख में जिस तरह से तेजस्वी का जनाधार बढ़ रहा है, तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राहुल की लोकप्रियता वहां है ही, और महागठबंधन का अपना अस्तित्व बना हुआ है, तो उन्हें यह लगता है कि जो उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति थी, वो सामाजिक न्याय की राजनीति आज जो है वो राजद के साथ ही चल सकती है, बीजेपी के साथ नहीं चल सकती है। बीजेपी के साथ जाने का मतलब है जेडीयू के लोगों का कि अपनी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेना, और इसलिए ऐसा लगता है कि जेडीयू जो है वो अब राजद की तरफ जाएगी, और यह सिर्फ वक्त की बात है कि वो अभी इसी विश्वास प्रस्ताव पर जाती है या लोकसभा चुनाव तक जाती है। लेकिन आज की तारीख में ये सही है कि नीतीश के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब नीतीश पलटी मारने का विकल्प भी खो चुके हैं। अगर वो आएंगे तो अपने विधायकों की दबाव की वजह से आएंगे, और अगर वो नहीं आए तो वो बीजेपी के डर से नहीं आएंगे। वो खुद अब कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो यह स्थिति नीतीश ने अपनी खुद बना ली है, और नीतीश की राजनीति को हमें लगता है कि अब आज के बाद या कुछ दिनों के बाद अब वो अध्याय को अपने आप खत्म हो जाएगा। लोग बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को भूल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की राजनीति से थोड़ा सा आपको ले चलना चाहता हूं झारखंड की तरफ। बहुत तेजी से वहां घटनाक्रम को बदलते हुए हम देख रहे हैं। झारखंड में किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने नए विधायक दल का नेता चुन लिया। अपने विधायक दल का एक नया नेता चुन लिया है, ये सही सेंटेंस है, चुन लिया है। और नया नेता चंपई सोरेन है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं झारखंड के। चंपई सोरेन अभी परिवहन मंत्री हैं, बहुत उनके बारे में बताएंगे। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। चंपई सोरेन परिवहन मंत्री, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। 9:30 बजे राज्यपाल ने बुलाया है, और बहुत तेजी से झारखंड का जो घटनाक्रम है वो बदलता हुआ, क्या कुछ आप देखते हैं? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, चंपई सोरेन पूर्वी सिंहभूम के जाने माने नेता हैं। आदिवासियों के बीच बहुत पकड़ है उनकी। बल्कि हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे तब भी चंपई सोरेन का नाम चला करता था कि वही शिबू सोरेन के दावेदार होंगे, उनका उत्तर राजनीतिक विरासत देखेंगे। लेकिन ये संभव नहीं हुआ था। इस बार भी जो नए नेता के रूप में नाम चल रहा था, तो चूंकि कल्पना सोरेन झारखंड की आदिवासी नहीं है बल्कि झारखंड से बाहर की हैं, तो वहाँ लोकल होने वाला फैक्टर जो है थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और चंपई सोरेन की एक पकड़ भी है, खास करके कोल्हान और सिंहभूम के बेल्ट में यहाँ के एमएलएस उनके साथ रहते हैं, तो एक पार्टी के भीतर भी एक मजबूती है। इसके अलावा नज़दीकी भी हेमंत सोरेन की रही है, दोनों ही बातें हैं।
तो हेमंत सोरेन ने एक तरह से सही फैसला किया कि दोनों विकल्प रखे, पत्नी वाला विकल्प भी रखा और चंपाई सोरेन का भी विकल्प रखा। तो चंपाई सोरेन के साथ ज्यादातर विधायक हैं, तो हेमंत सोरेन ने फिर उसमें नाक नहीं लगाई होगी और निश्चित रूप से चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता बनने में मदद ही की, इसलिए सर्वसम्मति से चुना गया है, कोई चुनाव नहीं हुआ है। जी जी जी, तो अब नए सीएम हो सकते हैं झारखंड के चंपाई सोरेन, और क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे और यहां से कहानी किधर जाएगी? नजरें टिकी हुई है झारखंड पर भी, लेकिन क्यों झारखंड हो या बिहार हो या उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, ये क्यों चाहिए बीजेपी को? कई बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। झारखंड पर निगाहें आज से नहीं, बहुत पहले से टिकी हुई हैं। आगे क्या कुछ होता है झारखंड में, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट की कगार पर है? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ और इसके पीछे कि जो प्रेशर है, जिस प्रेशर की बात एक बार प्रोफेसर रविकांत जी कल राहुल गांधी कह रहे थे कि दबाव नहीं झेल पाए नीतीश बाबू, वो कौन सा प्रेशर है जिसको झेल नहीं पाए नीतीश बाबू? और अब तो शायद और भी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि अब उसी प्रदेश में राहुल गांधी ने जन सैलाब दिखा दिया कि हमारे साथ देखिए क्या भीड़ है, कितने लोग हैं। पूर्णिया का रंगभूमि मैदान हो या किशनगंज हो या अररिया हो या कटिहार हो, हर जगह पूरा जो सीमांचल बेल्ट है, सब जगह इन्होंने बता दिया कि क्या कुछ हैं हम और क्यों भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। ये प्रेशर क्या है? देखिए राजीव जी, इसके पीछे की जो पूरी पृष्ठभूमि है उस पर कई सारे लोगों ने चर्चा भी की है कि जैसे ही इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी मई महीने में, उसके बाद ही नीतीश कुमार के 2-3 बहुत नजदीकी लोगों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मीडिया की सुर्खियां नहीं बना। वहीं से नीतीश कुमार को दबाव में लेना शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, और धीरे धीरे अपने उन 2 लोगों के जरिए, संजय झा और एक और नाम आ रहा था अशोक चौधरी, ये कानाफूसी कर रहे थे। लल्लन सिंह को विदा किया गया, वहां दूरी बनाई गई और गलतफहमी पैदा की गई नीतीश कुमार में, और उनको गुमराह करके दबाव डाल के ईडी का कहीं उन पर आंच ना आ जाए, तो उसके बाद ही उन्होंने ये पाला बदल किया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं किया है, वो इसके लिए मशहूर है, लेकिन इनसे बड़ा पाला बदल तो बीजेपी ने किया है। वो सम्राट चौधरी जो आजकल डिप्टी सीएम हो गए हैं, उन्होंने तो ये प्रण किया था कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक को सीएम की कुर्सी से नहीं उतार देंगे। वहीं डिप्टी सीएम हो गए। अमित शाह क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा था हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। तो ये पलटी केवल नीतीश कुमार ने नहीं मारी है, बीजेपी ने भी मारी है। दोनों डरे हुए थे और दोनों ही दबाव नहीं झेल पा रहे थे। नरेंद्र मोदी तो जो राहुल गांधी की भीड़ आ रही थी, जो लोगों का गुस्सा है, उसका दबाव नहीं झेल पा रहे थे कि आपको घुटने टेकने पड़े नीतीश कुमार के सामने। राम मंदिर की महल लहर पर तो आप चुनाव जीत रहे थे, और नीतीश कुमार ईडी का दबाव नहीं झेल सके कि कल को कहीं कोई और ना लालू प्रसाद यादव तो वो है नहीं, पिछले 17-18 साल से लगातार कभी इनके समर्थन से कभी उनके समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव वाली तो हिम्मत वो कर नहीं सकते हैं, और इसलिए उन्होंने जाना स्वीकार किया उस तरफ जहां वो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन अब दोबारा नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं कि हम सही जगह आ गए हैं, अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फिर शॉल उनका राजभवन में रह जाए और कुछ दिनों के बाद ही नीतीश कुमार वहां शॉल ढूंढने के लिए पहुंच जाए। राजीव जी जी बिल्कुल, नीतीश कुमार शायद दोबारा शॉल ढूंढने के लिए पहुंचे। ये एक चुटकुला, बहुत ही शानदार चुटकुला ये बता रहे थे राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे परसों पूर्णिया में, आप सबने सुना होगा। लेकिन बात यहाँ अब क्या राजभवन जाने की नौबत आएगी? क्या पलटी मारने के लिए अगर चाहेंगे तो क्या आरजेडी या कांग्रेस पार्टी अपने साथ लेना पसंद करेंगे? ये भी एक देखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, देखिए, जो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव की बात आ रही है राजीव जी, वो दबाव की शुरुआत जो है वो जातिवार सर्वे से होती है।
और बीजेपी ने कभी भी उसको अप्रूव नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री ने उस पर कई बार हमले किए, अमित शाह ने हमले किए। और आपको याद होगा कि रामनवमी के दौरान, रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार शरीफ और नालंदा में और बिहार शरीफ में और सासाराम में कुछ उपद्रव हुए थे, कर्फ्यू लगे थे। उनके बाद मैं वहां गया था और जो बात मुझे सुनाई दी थी बहुत हैरत अंगेज बात थी। वहाँ तमाम सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे स्थानीय, उनका ये मानना था कि जातिवार जनगणना के विमर्श को डिरेल करने के लिए, पटरी से उतारने के लिए ये कराया गया जी। और ये परेशानी शुरू से बीजेपी के अंदर थी और आज भी है, हमेशा रहेगी। आप देखिए कि इनका कभी भी नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के विमर्श को ऊपर नहीं आने देना चाहते। आरएसएस उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के गुब्बारे में छेद कर देता है। और जो भी समाज, सामाजिक चेतना वाले समाज हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अभी आप देखिए कि यूजीसी में आरक्षण खत्म करने की बात हुई थी, जब शोर मचा तो उसकी लीपापोती हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आदिवासी नेताओं के खिलाफ, दलित नेताओं के खिलाफ, पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं के खिलाफ। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं करता, वो वॉशिंग मशीन में जाते हैं। तो ये ईडी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है। और अगर जो हेमंत सोरेन वहाँ पे काम कर रहे हैं कि उनको आईजी SC/ST एक्ट का कंप्लेंट कर दी, बिल्कुल उनको राजनीतिक पार्टी की तरह ईडी को लेना चाहिए, जैसा राजस्थान में या जैसा तमिलनाडु की सरकारों ने लिया है। क्योंकि ईडी मीडिया ट्रायल चलाती है, इतना पैसा रिकवर हुआ। अरे भाई, कन्विक्शन कहाँ हो गया? कन्विक्शन रेट तो ईडी का 1% भी नहीं है। 6000 केसेस में गिनती के केस कोर्ट में गए हैं। 6000 केसेस अभी जिन्होंने FIR दर्ज की हैं, उसमें गिनती के 24-25 केस तो कोर्ट में गए हैं, उसमें भी कन्विक्शन 3 केसेस में है। तो मीडिया ट्रायल चला के इतना पैसे की रिकवरी हुई, ये और एक बड़े खराब शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है कि हेमंत सोरेन के इतने ठिकानों पर छापे। ठिकाने क्या, मुख्यमंत्री है भाई, जनता ने उनको चुन के भेजा है, करोड़ों लोगों का मत है। ठिकाने किसके होते हैं? वो कोई माफिया डॉन है जिनके ठिकाने हैं? कोई वो शराब की भट्टी चला रहे जिनके ठिकाने हैं? नेता है। लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा मीडिया में भी चलती है और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अगर वो कंप्लेंट किया है कि इस तरीके की, वो अपने MLA के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री फरार। एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति फरार हो सकता कहीं? जी, सोच के देखिए आप। बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है प्रशांत जी कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल से मिल लिए, इस्तीफा सौंप दिया है और अब वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ईडी जो है वो अब गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ चंपई सोरेन जो है विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और जल्दी ही CM पद की शपथ लेंगे। कुछ आप अपनी बात कह रहे थे, फिर जल्दी से आता हूं सुनील शुक्ला जी के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। जी, तो ईडी के खिलाफ जो जन आक्रोश है वो सड़कों पर दिख रहा है। कुल मिला के राजीव जी बात ये है कि चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो या चंडीगढ़ के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश हो, जो भी देश का इलाका हो, अब हम चुनाव के मोड में है। उल्टी गिनती जारी है और उल्टी गिनती, चुनाव की उल्टी गिनती के वक्त जो फैसला होता है राजीव जी, वो सड़कों पे होता है। वो न पुलिस थानों में होता है, ना ईडी के दफ्तर में होता है, न कोर्ट रूम में होता है, न 5 स्टार होटल्स की लॉबीज में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो होगा वो जंतर मंतर पे होगा। ईडी और ईवीएम, ये दो बहुत बड़ा, दोनों हाथ में, एक हाथ में ईडी का लड्डू, दूसरे हाथ में ईवीएम का लड्डू, ये दोनों लेकर क्या 2024 का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है, झारखंड में राजभवन के सामने हंगामा चल रहा है, हंगामा नहीं शोर शराबा कह सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यही जो शब्दावली की बात कह रहे थे ना आप, वही शब्दावली है कि कहा जाता है वहां
जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता जो मिलना चाहते थे राजभवन में राज्यपाल से, वो पहले बुलाए, लेकिन उन्होंने समय को आगे बढ़ा लिया, 9:30 बजे का समय दिया। राजभवन के सामने जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो वहां इंतजार करते रहे और वहां शोर शराबा चल रहा है। दूसरी तरफ राजभवन पहुंचते हैं हेमंत सोरेन और वो इस्तीफा सौंपते हैं। ये कहानी है झारखंड की, लेकिन झारखंड जो बिहार से निकला हुआ राज्य है और बिहार की कहानी कुछ और है। वहां नीतीश बाबू पलटी मारने के बाद क्या अपनी पार्टी बचा पाएंगे? बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ क्लोजिंग करना चाहता हूं इस कार्यक्रम का। सीधे सुनील शुक्ला जी, दो बिल्कुल आजू बाजू में जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आत्मघाती होगा। यह आदिवासियों के खिलाफ एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। और मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा मैं इस बात का कायल था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगी, क्योंकि तो सांसद विधायक भी नहीं है और जेएमएम चुनाव भी नहीं चाहती है। चंपई सोरेन को चुन करके जेएमएम ने बहुत ही शानदार काम किया। 5 बार के विधायक हैं ये, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दौरान एक सक्रिय भूमिका रही है चंपई सोरेन की। एक मजबूत नेता माने जाते हैं और एक जनाधार वाले नेता भी माने जाते हैं, और हेमंत सोरेन के विश्वसनीय भी है। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को जेल भेज करके एक उसी तरह का निर्णय लेगी जब आपको लगने लगता है कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं सही से ही सोच रहा हूं। कोई काम नहीं करेगा हेमंत। और न केवल यह गिरफ्तारी झारखंड में असर डालेगी, बल्कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इन तमाम आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, इन इलाकों में ये कार्रवाई असर डालेगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है कि वो बड़ा भारी काम करने जा रही है। तो क्योंकि सवाल इस बात का है ना कि आप चुनाव के मौके पर जब ये कार्रवाई करते हैं तो ये हमेशा कार्रवाई उत्पीड़न कार्रवाई मानी जाती है। क्यों कार्रवाई कर रहे हैं आप? किसी मुख्यमंत्री के घर से 36 लाख रुपए की बरामदगी आप बताकर क्या बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा अपराध भ्रष्टाचारी है? क्या अन्य दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार को आम आदमी नहीं देखता? आप बोले या ना बोले, लेकिन क्या आम दलों के नेताओं को लोग, अन्य दलों के सत्तारूढ़ दल के नेताओं के भ्रष्टाचार लोगों की निगाह में नहीं है क्या? आपके चुप रहने से सब लोग ईमानदार हो जाएंगे? तो पूर्ण की कार्रवाई मानी जाएगी, मेरा अपना मानना यह है। और कल्पना सोरेन के बजाय एक अनुभवी नेता चुन करके जेएमएम ने एक अच्छा निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी की भी समस्या केवल यही है। नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति, अपनी व्यक्तिगत राजनीति, अपने मुख्यमंत्री बने रहने की या कोई और पद पा जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको भले लाभ हो जाए, उनके दल को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनका दल हमेशा से अपना जनाधारक होता गया जब जो वह बीजेपी के नजदीक गया, और इस बार तो जाके उसकी गोद में बैठ गए ये खुद से। कोई जरूरत नहीं थी इनको, इनकी सरकार चल रही थी, अपने जो इनके कार्यक्रम है, सोच है, राजनीति है, उसके अनुसार ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। व्यापक इनको जन समर्थन मिल रहा था। जिस दबाव की बात हमेशा करते रहे आरजेडी से या लालू जी के माध्यम से, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सबको दिखाई पड़ रहा था कि किस तरह से आरजेडी अपने आप को एक गठबंधन के सदस्य के रूप में सरकार को सपोर्ट कर रही है। आरजेडी की विश्वसनीयता इसलिए बढ़ी कि जब पिछले 2020 के चुनाव में जब आरजेडी 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रही थी, तो अपने चुनाव प्रचार में यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, तुम पैसा कहां से लाओगे कि नौकरी मिलेगी। और यही आरजेडी जब इन्हीं के सरकार में शामिल हुई तो पिछले 1.5 साल के भीतर इसने लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। वो नौकरी आउटसोर्सिंग की नहीं है, वह नौकरी कोई संविदा की नौकरी नहीं है, वह नौकरी कोई एडहाक नहीं है, सरकार की नौकरी है। बाकायदे गांधी मैदान में लोगों ने को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। इस नौकरी में कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ, कोई गैंग नहीं पकड़ा गया जो पैसा लेकर के नौकरी दिलवा रहा था और उसके नाम पर आप परीक्षा को स्थगित कर देते। यह आरजेडी की यह विश्वसनीयता बढ़ी है। और जिस रोजगार के मुद्दे को लेकर के आरजेडी और तेजस्वी यादव को बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, इस कार्रवाई ने उनको और विश्वसनीयता और प्रदान की है। नीतीश कुमार जी की चिंता यह है, और नीतीश कुमार जी के माध्यम से नीतीश कुमार जी बीजेपी के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता फिर से बहाल नहीं कर सकते। तो झारखंड सरकार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया निर्णय, ये दोनों के दोनों इंडिया दल समूह को ताकत प्रदान करेंगे।
क्योंकि आज नीतीश कुमार से अलग हुआ इंडिया दल समूह महागठबंधन के लोग बिहार में, वो सामाजिक आंदोलन के या सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं। यह धीरे धीरे पूरी तरह से साबित हो गया और कांग्रेस उस स्टैंड पे कायम है। उसने आपको कहीं से भी अपने कदम पीछे नहीं किए। राहुल गांधी लगातार इस विषय में बोल रहे हैं। और जिस तरीके से हेड ऑन आमने सामने खड़े होकर के हेमंत सोरेन ने सरकार बीजेपी सरकार के सामने खड़े हुए हैं, यह भी एक तरह से उनकी विश्वसनीयता झारखंड में और बल्कि आदिवासी बहुल इलाकों में बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। आदिवासी बहुल इलाके में जो अलग अलग राज्य हैं उसमें हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि आदिवासियों के बीच एक जो मैसेज है वो इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ जाएगा, बता रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, देखिए चंपई सोरेन चुने गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता। ब्रेकिंग आप देख रहे हैं और आज ही झारखंड में बन सकती है नई सरकार। कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि आज ही आप राज्यपाल से उन्होंने गुजारिश की है कि आज ही आप विधायक दल का नेता जो है उसको शपथ दिलवाइए और हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सब आप ब्रेकिंग देख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और किसी भी समय हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और हेमंत के इस्तीफे के बाद चंपई बनेंगे सीएम, चंपई सोरेन। आपको ये सब खबरें हम बताते रहे हैं और इस कार्यक्रम को इसी के साथ अब समापन की ओर हम ले चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील शुक्ला।